चिराग पासवान लगातार एनडीए के गुणगान कर रहे हैं। उसमें चिराग पासवान ने खुले तौर से ऐलान कर दिया कि वो एनडीए के समर्थन करेंगे का, और उसको लेकर के बीजेपी अभी तक प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन चिराग पासवान जो है वो भी तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि वहाँ बीजेपी अपने खेमे से चिराग पासवान को दे दे कैंडिडेट उतारने के लिए। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। आज फिर से आप सबका स्वागत है मुद्दे की बात कार्यक्रम में, और आज हम फिर से एक नया मुद्दा के साथ, नए चर्चा के साथ हाजिर हूँ। और आज का जो मुद्दा होगा वो भी बिहार की राजनीति से होगा, और बिहार की राजनीति में आज हम बात करेंगे जो रामविलास पासवान के विरासत की, उनके कुनबे की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रामविलास पासवान की राजनीतिक यात्रा कैसी रही है और आगे क्या क्या चीज़ें हो रही है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि रामविलास पासवान की पार्टी जो लोजपा थी, लोक जनशक्ति पार्टी, वो दो धड़ों में विभाजित हो गई। एक धड़ उनके चाचा पशुपति नाथ पारस के हाथ में चला गया, और दूसरा धड़ रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान के खेमे में आया। पहले धड़ का नाम वही रहा, लोक जनशक्ति पार्टी, लेकिन दूसरे खेमे जो है वो चिराग पासवान का जो खेमा है, उनके पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रखा गया। तो ये दोनों पार्टियों का हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, चर्चा करने की बात इसलिए है क्योंकि बिहार की राजनीति और यहाँ के जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं अब बदलती दिख रही है, और चिराग पासवान यहाँ की बिहार की राजनीति के पृष्ठभूमि में एक अलग ही चेहरा दिखते हैं, एक अलग जगह रखते हैं, अपना स्थान रखते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान भी राजनीति के अलग तरह के राजनीति करने के लिए जाने जाते थे। उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था, क्योंकि अपने पूरे जीवन के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सत्ता में अगर कोई रहा है, कोई मंत्री रहा है, तो वो रामविलास पासवान उनमें से एक हैं। अब चिराग पासवान की हम बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आज एक तथ्य सामने आया है, और उनके चाचा जो पशुपति पारस हैं वो उनके तरफ से आया है। देखिए, चिराग पासवान कुछ 2020 में एनडीए से बाहर होने के बाद, पार्टी छीनने के बाद, एक नई पार्टी के साथ 2020 में विधानसभा चुनाव लड़े। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और इसको लेकर के एक राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक गलियारों में एक शब्द का उदय हुआ। वो शब्द था चिराग मॉडल। अगर चिराग मॉडल की हम बात करें तो 2020 में नीतीश कुमार को पानी पिला दिया था। एनडीए से बाहर थे, और एनडीए से बाहर क्यों थे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, चिराग पासवान जब चूँकि केंद्र में मंत्री बनाने की बात हो रही थी, एनडीए में थे उस समय और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे ही घटना घटित हुई जिससे रातों रात चीज़ें बदल गई। उनके चाचा जो पशुपति पारस हैं, रामविलास पासवान के दिवंगत होने के कुछ दिन बाद ही बगावत छेड़ दिया, और उन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लिया, और पार्टी के जो तमाम सांसद थे, जो एमएलए थे, उन सब को अपने खेमे में कर लिया। चिराग पासवान देखते रह गए, इनके हक में कुछ नहीं लगा, और फिर समीकरण ये भी बना कि पशुपति पारस 6 सांसदों के साथ केंद्र में एनडीए के सरकार में सम्मिलित भी हो गए, मंत्री भी बने, और चिराग पासवान को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये किसने किया? चिराग पासवान का मानना है कि नीतीश कुमार एनडीए में थे, और इन्हीं के कहने पर एनडीए से उनको बाहर किया गया, और पार्टी की टूट भी जो हुई वो नीतीश कुमार के इशारों पर ही हुई है। हालांकि कितनी सच्चाई है इसमें, ये नीतीश कुमार जाने और चिराग पासवान जाने, लेकिन उनका अब तक का मानना है कि उन्हीं की वजह से ये तमाम घटनाक्रम हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जिस एनडीए की वो चर्चा कर रहे हैं, आज जिस बीजेपी की वो चर्चा कर रहे हैं, क्या यही बीजेपी इनको बैक डोर से सपोर्ट नहीं कर रही थी?
अगर एनडीए से बाहर नीतीश कुमार ने करवाया तो क्या बीजेपी की बाध्यता थी, या बीजेपी इतना कमज़ोर हो गया था कि वो नीतीश कुमार की बातों में आकर के और चिराग पासवान को बाहर कर दिया? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी पार्टी की जो तमाम जो अपनी रणनीति है, जो अपनी तरीका है राजनीति करने का, और जिस राजनीति के लिए बीजेपी जानी जाती है देश में, उसको अगर देखें तो ये साफ कह सकते हैं कि चिराग पासवान को यूज एंड थ्रो के उदाहरण में रखा गया, उनको यूज़ किया गया। बाद में चिराग की पार्टी को, जो रामविलास पासवान का विरासत था, उसको कब्जा करके चर्चा को तोड़ा गया और फिर अपने आप में मिला करके उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया और चिराग को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भले ही चिराग पासवान इसको नीतीश के इशारों पर मान रहे हों, लेकिन ये सारा खेल जो है वो बीजेपी से, ये नई बात नहीं है। हालांकि चिराग पासवान राजनीति में अब नौसिखिए नहीं रहे, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, अब बिहार की राजनीति को अच्छा समझने लगे हैं, देश की राजनीति को अच्छा समझने लगे हैं, तो उनको ये भी ज़रूर पता होगा और उनको समझ जाना चाहिए कि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो लंबे समय से इसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन में होते हैं, कोशिश होता है कि उसी पार्टी को तोड़ के अपने साथ विलय कर लो। हालांकि चलिए वो बीजेपी की बात है, क्या करती है। चिराग पासवान लगातार एनडीए के गुणगान कर रहे हैं। 2020 में अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी उन्होंने दामन नहीं छोड़ा, बैकडोर से वो बीजेपी के बी टीम बन करके काम करते रहे। अभी बिहार में 2 विधानसभा उपचुनाव हुआ है, उसमें चिराग पासवान ने खुले तौर से ऐलान कर दिया कि वो एनडीए के समर्थन करेंगे। अभी इस पर एक चर्चा और भी हो रही है कि कुढ़नी में माफ़ कीजिएगा, कुढ़नी में जो कुढ़नी है वहाँ उपचुनाव होने हैं विधानसभा का, और उसको लेकर के बीजेपी अभी तक प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन चिराग पासवान जो हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है कि वहाँ बीजेपी अपने खेमे से चिराग पासवान को दे दे कैंडिडेट उतारने के लिए। कल हमने बताया था आपको कि कुढ़नी में क्या समीकरण बन रहा है और जेडीयू की कैसे जीत होगी, तो इस बात से कहीं ना कहीं बीजेपी पांव पीछे खींच रही है और चिराग पासवान को आगे करने का तैयारी चल रहा है। चिराग पासवान भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से घोषणा हुई नहीं है। अब थोड़ा सा इस बात को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं चिराग पासवान पर। आज उनके चचा जो पशुपति पारस हैं, उन्होंने कहा, चूँकि अभी लोजपा का 28 तारीख को पूरा कार्यकर्ता सम्मेलन, पार्टी के तमाम अधिकारियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होना है, वर्षगांठ कह लीजिए एक तरह से, वो होना है, उस पर सब लोग जुट रहे हैं। उसी पर चर्चा हो रही थी और पशुपति पारस से जब ये पूछा गया कि क्या फिर से लोजपा एक हो पाएगी, चाचा भतीजा एक हो पाएंगे, क्योंकि लोजपा में अगर हम बात करें पशुपति पारस के धड़ वाले हिस्से की बात करें, तो पशुपति पारस एनडीए में अभी भी एलाइज हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। ऊपर से चिराग पासवान एनडीए के राग अलाप रहे हैं और खुद को स्वघोषित एनडीए के में शामिल होने की ही बातें कह दिया। तो सवाल इसी पर था कि क्या ये दोनों एक साथ आएंगे। उनके चाचा ने एक लाइन में कहा कि परिस्थिति जैसी बनेगी उसके आगे हम लोग चलेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि बिहार में अब फिर से रामविलास का कुनबा एक होने जा रहा है, चाचा भतीजा एक होंगे। और इसमें अब क्या समीकरण बनेगी, चूँकि देखिए बिहार में तमाम बड़े दल हैं, लेकिन चिराग पासवान को अंडर एस्टिमेट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान भी एक फैक्टर हैं कि बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं, अपनी अलग जगह रखते हैं, और अलग जगह के वजह से ही चिराग पासवान की डिमांड है। तो बीजेपी को, चूँकि 2020 में बीजेपी ने प्रयोग करके देख लिया था कि नीतीश कुमार को ये काफ़ी डैमेज कर सकते हैं, तो चिराग पासवान को साथ लेने की, साधने की जो तैयारी थी वो हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी को एक ऑक्सीजन के लिए काम करेंगे। जैसे ही बिहार में जो एनडीए टूटा, नीतीश कुमार ने पाला बदला, तो अब बीजेपी को 2025 में या 2024 में
कहीं ना कहीं इनको टक्कर देने के लिए एक संजीवनी की ज़रूरत थी, एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। वो उसको चिराग पासवान के रूप में बीजेपी देखना शुरू कर रही है और हो सकता है कि बहुत जल्द ये घोषणा भी हो जाए कि बीजेपी एनडीए के एलाइज चिराग पासवान यानी कि लोजपा रामविलास पासवान भी हो रही है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि अब चिराग पासवान की तरफ से आश्वस्त कर दिया गया है। चिराग पासवान ने भी कहा है कि वो एनडीए के घटक दल बन के काम करेंगे और कुढ़नी में हो सकता है कि चिराग पासवान अपनी प्रत्याशी भी उतार दें। चूँकि बीजेपी अभी पूरी तरह से साइलेंट मोड में है और चिराग पासवान एक्टिव दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाई जा रही है, ऐसी बातें सामने आ रही है कि चिराग पासवान अपना तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी यानी कि एनडीए के गठबंधन से चिराग पासवान को सीट दे दिया जाए। हालांकि उस कुढ़नी में क्या होना है वो हमने कल बता दिया। अगर आपने ये न्यूज़ नहीं देखा है तो जाइए मुद्दे की बात वाले कार्यक्रम में और कल का आप पूरा एपिसोड देखिए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या हमने समीकरण बताया था। बहरहाल एक और खबर मैं आपको बताता हूं कि मुकेश सहनी जो हैं वो भी अब मोर्चा खोल चुके हैं और मुकेश सहनी भी अब अति पिछड़े और दलितों की राजनीति के लिए अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका एक कैमूर में सभा था और उस कैमूर के सभा में उन्होंने कहा कि अब बिहार की जो जनता है या बिहार की जो राजनीति है उसमें अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनने का समय आ गया है और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अब अति पिछड़ों को साधने में लगे हुए हैं और चूँकि अभी कुढ़नी पर उनका प्रतिक्रिया नहीं आया है। 16 तारीख को उन्होंने कहा है कि हमारा कैंडिडेट नामांकन करेगा, लेकिन फाइनली अभी तक कुछ भी नहीं हुआ कि किसको समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारेंगे अपना या क्या होना है। लेकिन उनके इस बयान से ये मैसेज साफ जाता है कि बिहार में अब अलग अलग मोर्चे दिखने शुरू हो गए हैं, अलग अलग राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हो गए हैं और ये आगे चल कर के 2025 और 2024 लोकसभा 2025 विधानसभा में अलग तरह के रंग देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये खबर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जल्दी से फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। अपनी प्रतिक्रिया, आपका प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है, आपकी प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ लेते हैं हम विदा और फिर मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड के साथ, अगले मुद्दे के साथ। और आप देखते रहिए मुद्दे की बात बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।